Four groups in a class were asked to come up with an arithmetic progression AP. Shown below are their responses. तो चार ग्रुप हैं, चारों ने चारों को एक टास्क दिया गया है कि एपी फॉर्म करनी है. तो विच ऑफ दीज ग्रुप्स करेक्टली केम अप विद एन एपी. तो इन चारों में से बताना है कि कौन सी एपी सही है. तो हम इसमें कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे हम हर एक एपी में. तो एम में कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 4 2 0 -2. तो 2 - 4 0 - 2 -2 -0. तो ये कॉमन डिफरेंस जो होगा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का होगा. ये -2 -2 -2. तो कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब एम ए पी है, ये करेक्ट है. एन को चेक करेंगे तो 41 38.5 36 33.5. तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेंगे. 38.5 -41 इक्वल टू 36 -38.5 33.5 -36. तो यहाँ पे 41 ये -3 प्लस 0.5 -2.5 हो जाएगा. ऐसे सिमिलरली यहाँ पे -2.5 और यहाँ पे भी -2.5. तो तीनों का डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब एन भी करेक्ट एपी है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है. तो एन भी करेक्ट एपी है. नेक्स्ट हम ओ एन पी को चेक करेंगे. ओ एन पी तो ओ की जो एपी है -19 -21 -23 -25. तो -21 माइनस ऑफ -19 is equal to -23 minus -21 -25 -23. तो -2 हो जाएगा, ये भी -2 ये भी -2. तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब जो ग्रुप ओ है उसने भी करेक्ट एपी फॉर्म की है, तो ग्रुप ओ की भी करेक्ट एपी है. अब हम पी की चेक करेंगे. तो -3 -3 -3 -3 डैश डैश. तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेंगे तो -3 -3 ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू -3 + 3 इक्वल टू -3 + 3. तो यहाँ पे सभी टर्म्स का डिफरेंस 0 आ रहा है, तो इसका मतलब डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये भी एपी करेक्ट है. तो पी ग्रुप पी की जो एपी है वो भी करेक्ट है. तो सारे ग्रुप्स ने सही एपी बनाई है. तो ऑल एपीज आर करेक्टली फॉर्म्ड बाय ऑल द ग्रुप्स. All APs are correctly formed because common difference is same in all the series. So when common difference is same, then AP is formed. So AP is correct of all groups because because common difference is same. Common difference is same in all APs. For respective AP, common difference is same. Shivam bought a large quantity of marigold flowers to decorate his house for a family function. तो total 630 flowers हैं. तो total flowers is equal to 630. To recreate the pattern shown below, he used 7 flowers in the shortest garland. तो ये garlands हैं. नंबर ऑफ garlands हमें नहीं पता कितने हैं, 1 2 3. तो सबसे छोटी जो गार्लैंड है उसमें 7 फूल हैं, ये सबसे छोटी है स्मॉलेस्ट. और जो सबसे लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट है, इसमें है 35 फ्लावर्स.
ये गार्लैंड है, माला जिसको बोलते हैं, फ्लावर्स इन द लॉन्गेस्ट गार्लैंड। तो ये लॉन्गेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है। ये नंबर ऑफ गार्लैंड्स है और ये नंबर ऑफ फ्लावर्स है। हर एक गार्लैंड में कितने फ्लावर्स हैं? तो स्मॉलेस्ट में 7 फ्लावर है और लार्जेस्ट में 35 फ्लावर्स है। अब इनमें हमें नहीं पता कितने कितने फूल हैं हर एक गार्लैंड में। If we kept the difference between two consecutive garlands the same, how many garlands did he make? तो हमें नंबर ऑफ गार्लैंड्स फाइंड आउट करने हैं, एन हमें फाइंड आउट करना है। और हमें दे रखा है, हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, अगर हम इसको फर्स्ट टर्म बोल दें तो ए 7 है और बी जो है जो लास्ट टर्म है एल 35 है। और टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स हमें दे रखा है, ये फ्लावर्स है, नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच गार्लैंड, नंबर ऑफ फ्लावर्स। और हमें टोटल फ्लावर्स दे रखे हैं इज इक्वल टू 630। तो सम दे रखा है हमें 630। तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म 7 है प्लस लास्ट टर्म 35 है इंटू n/2। ये हो जाएगा 42 21 इंटू n, ये 630 के बराबर। तो टोटल 30, तो n इक्वल टू 30। तो जो टोटल नंबर ऑफ फूल हैं, फूल की मालाएं हैं, वो 30 हैं टोटल। तो 30 गार्लैंड है जिनमें टोटल फूल जो होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स जो होंगे m इज इक्वल टू 630। तो टोटल फ्लावर्स जो होंगे वो 630 होंगे और नंबर ऑफ गार्लैंड्स जो होंगी, ये जो लंबी लंबी लटक रही हैं ये गार्लैंड्स हैं। ये टोटल 30 नंबर ऑफ गार्लैंड्स। तो हाउ मेनी गार्लैंड्स डिड ही मेक? तो टोटल नंबर ऑफ गार्लैंड्स डिड ही मेक इज 30 गार्लैंड्स। 30 गार्लैंड्स। हर एक गार्लैंड में कुछ फूल हैं। तो सबसे छोटी जो माला है उसमें 7 फूल हैं, सबसे लंबी जो माला है उसमें 35 फूल हैं। पार्थ वाज रिसीविंग स्पैम कॉल्स। तो पार्थ को स्पैम कॉल्स आ रहे हैं फ्रॉम टेलीमार्केटिंग सेंटर। तो पहली कॉल उसको 2:48 PM पे आई, 2:48 PM। और ये तो सारी मिस्ड कॉल्स हैं उस दिन की। जब स्पैम कॉल्स आई थी तो 2:48 पे पहली मिस कॉल थी, फिर 2:52 पे, तो देन 2:52 पे, उसके बाद 2:58 पे, फिर 3:06, फिर 3:16। तो if the telemarketing marketer continues to call using the same pattern, at what time will Parth receive the 13th call? तो हमें 13th कॉल का टाइम निकालना है कि वो कब रिसीव होगी। तो पहली कॉल 2:48 PM पे रिसीव हुई थी, उसके बाद हमें 13th कॉल कब रिसीव होगी उसका टाइम निकालना है, टी निकालना है। तो पहली और दूसरी कॉल के बीच में इंटरवल कितना है, टाइम इंटरवल कितना है? ये 4 मिनट का इंटरवल है। दूसरी कॉल और तीसरी कॉल में इंटरवल 6 मिनट का है। तीसरी और चौथी में इंटरवल कितने का है, 8 मिनट का है। तो अगर हम इंटरवल्स को देखेंगे, ये इंटरवल्स हैं, इंटरवल्स। तो कॉल टाइम, कॉल टाइम और इंटरवल टाइम, इंटरवल टाइम। तो अगर कॉल टाइम n है तो इंटरवल टाइम जो होगा n-1 होगा। इंटरवल टाइम जो होगा n-1 होगा, क्योंकि अगर दो कॉल हैं, दो कॉल में जो इंटरवल होगा वो n-1 होगा। तो यहाँ पे 2 कॉल्स हैं और नंबर ऑफ इंटरवल्स a होंगे, तो n-1। तो इसलिए इंटरवल टाइम n-1 होगा। तो ये जो होगा 4 6, ये इंटरवल टाइम है और ये n-1 तक जाएगा। तो अगर n13 पूछा है हमसे, तो इंटरवल टाइम कितना होगा, 12 होगा। तो यहाँ पे हमें जो टोटल टाइम निकालना है वो 12 n-1 तक का निकालना है। तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे एस एन का। तो टोटल इंटरवल टाइम निकालेंगे सारी 12 कॉलों का। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस, इनका डिफरेंस क्या है 2, ये 2 हो गया और फिर हो गया n 12
क्योंकि यहाँ पे n-1 है तो n-1 से रिप्लेस कर देंगे n को, यहाँ पे n-1/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2a प्लस यहाँ पे n-2 हो जाएगा इक्वल टू 2। तो Sn n की वैल्यू 13 है, n की वैल्यू 13 है, तो Sn इज इक्वल टू 12/2। 2a, a कितना है 4 6 8, तो ये a है, तो 2 4 जा 8 प्लस 13 माइनस 2 11 इंटू 2, तो 6 8 22 30, तो 180 मिनट्स। तो टोटल इंटरवल 180 मिनट बाद उसको 13th कॉल रिसीव होगी। तो एट व्हाट टाइम, तो 248 में 180 ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो 248 के बाद 248 पीएम के बाद 180 मिनट के बाद उसको 13th कॉल रिसीव होगी। तो 248 प्लस 180 अपॉन 60, 3 घंटे। तो इसका मतलब 548 पर उसको 13th कॉल रिसीव होगी, 13th कॉल। तो पहली कॉल 248 पे थी, फिर 252 पे, तो यहाँ पे ये टाइम दे रखा है। हम इन दोनों टाइम्स के बीच में इंटरवल्स निकालेंगे, हर एक टाइम हर एक कॉल में कितना टाइम डिफरेंस है, फिर उसमें हम एपी का यूज करेंगे, तो हमें वहां से टोटल टाइम इंटरवल मिल जाएगा। टोटल टाइम इंटरवल मिल जाएगा पहली कॉल से लेकर आखिरी कॉल तक, पहली कॉल से लेकर आखिरी कॉल तक टोटल टाइम इंटरवल मिलेगा। तो वहां से टोटल टोटल टाइम इंटरवल मिल जाएगा, तो उसको हम 248 में ऐड कर देंगे, 248 प्लस टोटल इंटरवल टाइम, तो हमें टोट 13th कॉल का टाइम मिल जाएगा कि 13th कॉल कब रिसीव हुई। तो 13th कॉल जो हुई 3 घंटे बाद रिसीव हुई, मतलब 548 पे, 548। टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैव द सेम फर्स्ट टर्म। दो एपी हैं, AP1 AP2। AP1 का फर्स्ट टर्म a है, दूसरे का भी a होगा क्योंकि यहाँ पे सेम फर्स्ट टर्म दे रखा है। कॉमन डिफरेंस ऑफ वन प्रोग्रेशन इज मोर देन द अदर। तो अगर इसका कॉमन डिफरेंस 1 है तो इसका D1 प्लस 4 होगा। द 124th of the first arithmetic progression, तो a 124 इसकी 124th टर्म जो है इज इक्वल टू 42nd टर्म ऑफ सेकेंड एपी। तो इसकी 42nd एपी जो है दोनों बराबर हैं, ये AP1 है और ये AP2 है। तो A124 क्या होगा, AN क्या होता है A प्लस N-1 D, तो A सेम है प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 124, तो 123 डिफरेंस D1। तो ये पहली इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है। ऐसी A42 होगा A प्लस 141 D1 प्लस 4, ये दूसरी इक्वेशन है। दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, क्योंकि यहाँ कंडीशन दे रखी है A124, ये 124 है, इज इक्वल टू A42 ऑफ AP2। तो यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यूज निकालनी है दोनों को इक्वेट करके। तो इसको इक्वेट करेंगे तो हमें D1 के बीच में रिलेशन मिलेगा, उससे D1 D2 फाइंड आउट करेंगे। तो D1 था यहाँ पे और D2 इक्वल टू D1 प्लस D4, ये AP2 है और ये AP1 है। तो हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, इक्वेशन इक्वेट करेंगे पहले। 3D1 इज इक्वल टू A प्लस 41D1 प्लस 164, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। 41 82 D1 इक्वल टू 164, तो D1 इक्वल टू 2, D1 इक्वल टू 2। तो इसका जो डिफरेंस होगा पहली एपी का वो 2 के बराबर होगा, पहली एपी का डिफरेंस 2 के बराबर होगा। तो AP1 D1
इज इक्वल टू 2। सेकेंड AP का डिफरेंस कितना होगा? 6 के बराबर, D2 इक्वल टू 6। तो शो फाइंड द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द कॉमन डिफरेंस। तो D1 इक्वल टू 2 है और D2 इक्वल टू 6 है। तो अगर हम इसको यहाँ पे हमने माना था कि AP1 जो है, हमने माना था AP1 हमने AP1 में AP1 और AP2, AP1 में फर्स्ट टर्म A थी, यहाँ पे A थी, यहाँ पे D1 था डिफरेंस, यहाँ पे D1+4 था। तो अगर हम इसका डिफरेंस चेंज कर दें, तो जब ये वाली सिचुएशन थी तब डिफरेंस AP1 का 2 था और इसका 6 था। अब अगर हम AP में डिफरेंस को चेंज कर दें, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है कॉमन डिफरेंस ऑफ वन प्रोग्रेशन इज 4 मोर, तो हमें नहीं पता किसका 4 ज्यादा है। तो ये AP2 है, तो इसको A ले लेंगे, इसको A ले लेंगे, और इसको अगर हम D+4 कर देंगे और इसको D, तो इसका आंसर, इसका डिफरेंस चेक करेंगे क्या आएगा। तो ये A124 है, A+123, D+4 इज इक्वल टू A+41D। तो यहाँ से A कैंसिल और 82D इज इक्वल टू -4 दीजिए 12, 9, 4। तो 4, 41, 2, 4, 6, ये 6। तो D इज इक्वल टू -6। तो इस केस में डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, मतलब -6 आ रहा है, ये -6 है और यहाँ पे -2 आएगा। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉमन डिफरेंसेस निकालना है। तो पहली जो वैल्यूज हैं, एक तो 2,6 होंगी और एक -2, -6, ये है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ D। तो जो AP फॉर्म होगी वो होगी, इसमें दो AP फॉर्म होंगी, हर एक AP में दो AP फॉर्म होंगी। तो AP1, AP2। तो जब कॉमन डिफरेंस 2 है, तो A+2, A+4, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 6 होगा, तो A+6, A+12 डैश डैश। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -2 है, तो A-2, A-4, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -6 है, तो A-6, A-12 डैश डैश। तो 4 AP फॉर्म होंगी, हर एक की दो दो AP विथ डिफरेंस ऑफ 2 and 6 फॉर फर्स्ट केस, जब यहाँ पे D1 था, जब यहाँ पे D था और यहाँ पे D+4 था, और सेकंड केस में यहाँ पे D+4 था और यहाँ पे D था। The school auditorium has to be constructed to accommodate at least 1,500 people. The chairs are to be placed in circular arrangement. तो ऑडिटोरियम है और सर्कुलर ऑडिटोरियम है, उसमें चेयर्स जो हैं सर्कुलर रोज में अरेंज हैं। तो ये ये पहली रो हो गई, ये पहली रो है, फिर ये सेकेंड रो है, यहाँ पे कुछ चेयर्स होंगी, यहाँ पे कुछ चेयर्स होंगी, यहाँ पे कुछ चेयर्स होंगी, तो ये सेकेंड रो है। सिमिलरली यहाँ पे थर्ड रो होगी, यहाँ पे कुछ चेयर्स होंगी इस रीजन में। तो द चेयर्स आर टू बी प्लेस्ड इन concentric circular arrangement in such a way that each succeeding row has 10 seats more than the previous one. तो if the first circular row has 30 seats, तो अगर ये फर्स्ट रो है, सबसे इनर इनर रीजन में जो रो है उसको फर्स्ट रो मानेंगे, क्योंकि जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगा नंबर ऑफ सीट इंक्रीज होंगी। तो फर्स्ट रो हैज मिनिमम नंबर ऑफ
सीट्स, क्योंकि सक्सीडिंग सर्कुलर रो में 10 सीट मोर है, और यहाँ पे लिखा है फर्स्ट रो में 30 सीट्स हैं, तो इसका मतलब जो पहली सीट होगी वो सबसे अंदर की रो होगी, सबसे इंटीरियर रो, तो उसको हम फर्स्ट रो बोलेंगे। तो ये सबसे इंटीरियर रो है ऑडिटोरियम की, इसमें है टोटल 30 सीट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट रो होगी इस वाली रो में 30 + 10, उसके बाद नेक्स्ट रो में यहाँ पे 40 + 10, तो ऐसे इंक्रीज होती जाएगी 10 सीट्स। तो हाउ मेनी सीट्स विल द 10th रो हैव, तो 10th रो में कितनी सीट्स होगी? तो पहली रो में 30 सीट है, दूसरी में 40, तीसरी में 50, तो हमें 10th रो में कितनी सीट A10 निकालना है। तो A10 इज इक्वल टू A प्लस n-1 t, A की वैल्यू 30 है प्लस n की वैल्यू 10 है, 9 डिफरेंस 10 का है, तो 120 सीट्स। तो जो 10th रो होगी उसमें 120 सीट्स होंगी। ये फर्स्ट रो है, तो ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे 10th रो में 120 सीट्स होंगी। फॉर 1500 सीट्स, तो टोटल सीट्स कितनी दे रखी हैं? टोटल सीट्स 1500 है। हाउ मेनी रोज आर देयर, और हमें पता है फर्स्ट रो में 30 सीट्स हैं, तो A 30 है, तो नंबर ऑफ रोज निकालनी है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1500 है। यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2, 2 × 30 प्लस n-1 इंटू d 10 है, n है नंबर ऑफ रोज, तो ये 3000 इज इक्वल टू 60n प्लस 10n² माइनस 10n, तो यहाँ से 50n प्लस 10n², 3000, तो 300 इज इक्वल टू 5n प्लस n², तो यहाँ से ये होगा n² प्लस 5n माइनस 300 इक्वल टू 0। तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, n इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 25 प्लस 1200 अपॉन 2, तो -5 प्लस माइनस 1225 अपॉन 2, 1225 is the square of 35, तो n की वैल्यू जो होगी -5 प्लस माइनस 35 अपॉन 2, तो -40 -20 एंड 15, तो n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, 15 इज द करेक्ट आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो 15 के बराबर होंगी, तो टोटल नंबर ऑफ रोज 15 है, और इन सभी सीट्स जो होंगी टोटल इन रोज में वो 1500 के बराबर होंगी। इसका सेकंड पार्ट क्या है, इफ 1500 seats are to be arranged in an auditorium, how many seats are there still left after 10th row? तो 10th रो में पहले तो सीट काउंट करेंगे कितनी होंगी, 10th रो तक कितनी सीट होंगी, S10 निकालेंगे पहले, S10 इज इक्वल टू 10/2, फर्स्ट टर्म 30 थी, 60 प्लस 9 × 10 90, तो 540, 150 × 5, तो 750। तो जो 10th रो है, 10th रो में जो पहली रो में 30 सीट्स थी, उसके बाद 40 हुई, तो 10th रो तक जो टोटल कंबाइंड कैपेसिटी है वो 750 है। तो अभी कितनी सीट्स लेफ्ट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है 1500 माइनस 750, तो ये हो जाएगा 750, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स लेफ्ट इज इक्वल टू 750, क्योंकि
1500 सीट्स की कैपेसिटी है और 10th रो तक टोटल सीट्स जो ऑक्यूपाइड हुई हैं वो 750 हैं। तो उसके बाद अगर टोटल सीट्स हमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स लेफ्ट निकालना है तो टोटल माइनस टोटल टोटल नंबर ऑफ सीट्स लेफ्ट निकालना है इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटी माइनस टोटल सीट्स ऑक्यूपाइड तो टोटल कैपेसिटी 1500 थी, टोटल सीट्स ऑक्यूपाइड अप टू 10th रो इज इक्वल टू 750। तो 10th रो तक कितनी सीट्स ऑक्यूपाइड हुई 750, तो ये इनका डिफरेंस 750 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो बची हैं वो 750 के बराबर है। इफ देयर आर 17 rows, how many seats will be there in the middle row? तो अगर 17 rows हैं ऑडिटोरियम में, एक पहली रो फिर दूसरी तीसरी, तो यहाँ पे 17 rows हैं, हमें मिडिल टर्म निकालनी है। मिडिल टर्म में कितनी सीट्स हैं? तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं ऑड होती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू ऑड, मतलब 17 ऑड है। तो जो मिडिल टर्म होती है, मिडिल टर्म ये होता है n+1/2। तो 17 + 1/2 इज इक्वल टू 9। तो मिडिल टर्म जो होगी 9th टर्म होगी। तो इसमें नंबर ऑफ सीट्स निकालनी है, वो होगी an के बराबर, a 9 के बराबर a + 9 - 1 d। a की वैल्यू 30 है। फर्स्ट सीट हमें देखा था पहले कि फर्स्ट रो में 30 सीट्स हैं, प्लस 8 इंटू डिफरेंस 10 का है, हर रो में 10 का डिफरेंस है। पहली रो में 30 सीट्स हैं, दूसरी रो में 40 सीट्स होंगी, तो ये हो जाएगा 1 1 10। तो मिडिल रो में अगर 17 रोज हैं तो मिडिल रो में 110 सीट होंगी, 110 सीट्स।